यहाँ पर देखने वाले हैं भारतीय संविधान एक दृष्टि में। अब एक दृष्टि का मतलब आप लोग ये मत समझ लेना कि एक ही वीडियो में पूरा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पर हर एक टॉपिक को थरली पढ़ना है। जल्दबाजी का परिचय कभी भी स्टडी में मत दीजिएगा, बाकी सब जगह आप जल्दबाजी का परिचय दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमें सबसे पहले बात करनी है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। मैं यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक, मैं पॉलिटी की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। एक एक टॉपिक आपका क्लियर करूँगी। बस मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसकी बात करनी है? सबसे पहले हमें बात करनी है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है भारत का संवैधानिक विकास। जब भारत का संवैधानिक विकास हो जाता है उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ये आपका टॉपिक है। ठीक है, इसके आगे आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी और कब की गई थी। ये आपसे न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी और कब की थी। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? मई में की गई थी। मई तो आपने मंथ बता दिया, लेकिन आपको ये याद रखना है 1934 में। कब? 1934 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसी डेट हैं जो आपको भूलना नहीं है। अब ये मेरी ड्यूटी है, मैं आपको याद करवाऊंगी। जब भी पॉलिटी मन में आता है तो अनुच्छेद हमारे मन में घूमने लगते, इतने सारे अनुच्छेद, इतने सारे भाग। नहीं, आपको नहीं सोचना है। मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, मैं आपको सारी चीज़ें याद करवाऊँ। आपको कुछ नहीं करना है, ये मैं करवा के रहूँगी आपको। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मई 1934 में सबसे पहले भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग रखी गई थी। किसने रखी थी? तो स्वराज पार्टी ने रखी थी। किसने? स्वराज पार्टी ने रखी थी। ये जो स्वराज पार्टी है, इसका गठन कहाँ पर हुआ था? इसका गठन रांची में हुआ था। कहाँ पर? रांची में हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग की कब की गई। जैसे हम अपने पापा से कोई भी चीज़ डिमांड करते हैं कि पापा आज मुझे यही वाला बैग चाहिए, तो ये क्या हो गया? मांग हो गई। हमने कब मांग की? आज के दिन मांग की। उसके बाद 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार कब किसने किया? एम.एन. रॉय ने किया था। इसी प्रकार हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपने पापा से कहा कि पापा मुझे यही वाला बैग चाहिए, तो उसके बाद अगले दिन मम्मी ने कहा कि ठीक है, इसको बैग दिला दो। यानी कि अब संविधान सभा के गठित होने के लिए किसने सबसे पहले विचार दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ऑप्शन में आपको स्वराज पार्टी भी मिलता है। देखिए, सबसे पहले मांग की बात की जाए, मांग अलग होता है, आपको मैं समझा चुकी हूँ। मांग सबसे पहले स्वराज पार्टी ने की थी। किसने? स्वराज पार्टी ने। कब? मई 1934 में की थी। और वर्ष 1934 में ही, अलग नहीं है डेट यहाँ पर, उसी वर्ष आपका भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। किसने? एम.एन. रॉय सर ने दिया था। ये आपको याद रखना है। दो आपकी फैक्चुअल बातें हो गई। अब हम बात करें कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसने दिया था। तो अभी तक तो ये देखिए, ये भारतीय दे रहे थे, स्वराज पार्टी ने दिया, फिर एम.एन. रॉय सर ने दे दिया। लेकिन जब हम एक निर्वाचित संविधान सभा की मांग करें कि सबसे पहले कौन सी ऐसी निर्वाचित संविधान सभा थी जिसने भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था, तो वो था आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन किस वर्ष का था? 1942 का था। किसका? 1942 का था। ये अभी 1934 की बातें चल रही थी, फिर हम 1942 पर आ गए। कब आ गए? 1942 पर आ गए। ठीक, तो ये एग्ज़ाम में आपसे न जाने कितनी बार पूछा गया है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो क्रिप्स मिशन ने दिया था। किसने? क्रिप्स मिशन ने दिया था। कई लोग यहाँ पर कैबिनेट मिशन करके आते हैं। कैबिनेट मिशन का खेल अभी मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, पहले आप क्रिप्स मिशन को देख लीजिए कि अगर एक निर्वाचित संविधान सभा कहा जाए तो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले क्रिप्स मिशन ने दिया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जबकि कैबिनेट मिशन 1946 का था। कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। मैं आपको यहाँ पर सारी की सारी डेट यहाँ पर रिवीजन करवाऊंगी, आपको ओरली सब याद हो जाएगा। ठीक, इन सभी को आपको पॉइंट में लिखना था। ठीक है, यहाँ पर मैं पॉइंट बना देती हूँ। इस तरीके से आप पॉइंट में लिखते जाइएगा, जैसे अभी तक आप लोग लिख रहे थे वैसे ही। नेक्स्ट आपका पॉइंट है
कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। कैबिनेट मिशन योजना कब की थी? तो जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसका आपको डेट याद रखना है, आपको खासकर इसका जो है किस ईयर में था ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना जो है ये आपकी 1946 की थी। कब की थी? 1946 की थी। तो ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी 1946, इसके द्वारा भारतीय संविधान का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। किसके आधार पर? प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर, यानी कि निर्वाचन के आधार पर आपकी भारतीय संविधान का जो गठन किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कैबिनेट मिशन कह रहे थे इनकी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय संविधान जो है, आपका संविधान सभा जो है, भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा चाहिए थी, तो संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। क्या होनी थी? निर्वाचित होनी थी। कहाँ से? प्रांतों के प्रतिनिधित्व जो होते थे उनके आधार पर ये जो आपकी संविधान सभा था इसको गठित होना था। ठीक है, ऐसा किसने कहा? कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट ने कहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निर्वाचन के आधार पर गठन किसने किया था, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना 1946। ये सारे फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। आगे चलते हैं, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ कि कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट क्या कहती थी। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट कहती थी कि संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। कहाँ से? प्रांतों के प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर ये निर्वाचित होनी थी। जो प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे उसके आधार पर ये जो है निर्वाचित होनी थी संविधान सभा। इन्होंने फिर एक मोटा मोटा जो है डेटा दिया कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होगा। ये पूछा जाता है, इनकी रिपोर्ट के अनुसार याद रखिएगा कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर क्या होना था? एक प्रतिनिधि होना था। ठीक है, एक प्रतिनिधि होना था। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो लिख लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या, इसी पॉइंट में आपको लिखना है। ठीक है, कुल सदस्य, पहले सदस्य लिखना है फिर संख्या लिखना है। ठीक है, सदस्य संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना है 389। कितनी थी? 389 निर्धारित थी। इसमें से आपकी जो सीटें थी ये डिवाइड कर दी गई थी। किस तरीके से डिवाइड कर दी गई थी? इसमें से 296 जो सीटें थी आपकी 296 सीटें थी, ये आपके ब्रिटिश भारत को थी। किसको थी? ब्रिटिश भारत को थी। ठीक, ब्रिटिश भारत। और बाकी की बची हुई सीटें कितनी थी? 93 थी। ये देसी रियासतों की थी। उस टाइम देसी रियासतें थीं, तो आप लोगों को याद रखना है देसी रियासतों को जो सीटें दी गई थी वो कौन सी थी? वो हमारी थी 93। इन्हीं देसी रियासतों को आप क्या कहते हैं? रजवाड़े कहते हैं। ठीक है, अब आपको मन में आ रहा होगा ये क्या है, ये क्या बोलना चाह रही हैं मैम? यहाँ देसी रियासतों के बगल में आप ऐसे करके लिख लीजिएगा रजवाड़े। क्या? रजवाड़े। अब मैं आपको समझाती हूँ ये देसी रियासतें और रजवाड़े क्या थे। ब्रिटिश भारत तो समझ में आ रहा है ना, जो उस टाइम भारत था उस पर ब्रिटिशों का राज था, तो उसको ब्रिटिश भारत बोल दिया गया। ठीक, तो देसी रियासतें या रजवाड़े वो थे जिन पर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शासन नहीं होता था। उस टाइम आपके पूरे भारत पर किसका शासन था? तो आप कहेंगे कि मैम ब्रिटिशों का था, है ना, अंग्रेजों का था। सीधी भाषा में यही बोलो तो ज़्यादा सही, उन लोगों के लिए इतना सम्मान देना जरूरी नहीं है। तो ये जो देसी रियासतें या रजवाड़े थे ये वो थे जिन पर ब्रिटिश लोगों का राज नहीं था। ठीक, आप समझे, इन पर भारतीय शासकों का राज था। किसका? भारतीय शासकों का राज था। ठीक, याद रखिएगा भारतीय शासकों का राज किस पर था? रजवाड़ों पर था। ठीक है, ठीक, तो अभी आपको समझ में आ गया देसी रियासतें रजवाड़े क्या कहलाते हैं, जहाँ पर आपके ब्रिटिश शासक जो थे उनका राज नहीं था, जब बल्कि भारतीय शासक जो थे उनका राज था। ठीक है, उस टाइम राजा महाराजा होते थे, आप सभी को पता है, तो ये वही है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। क्या है ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन? समझाती हूँ आपको। देखिए,
आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, जो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, क्या है ये। तो पहले तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। कैसे थी, मैं प्रूफ करके आपको बताती हूँ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन की एक ऐसी पद्धति होती है, अप्रत्यक्ष को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, याद रखिएगा, इनडायरेक्ट, यानी कि जिनको हम डायरेक्ट वोट नहीं देते, ठीक, हम जिनको डायरेक्ट वोट नहीं देते, जैसे यहाँ पर आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, ये आपके किससे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। ये आपके जब पीएम पद के लिए खड़े होते हैं तो क्या आप इनको सीधे वोट देते हैं, आप कहेंगे कि नहीं, हम इनको तो वोट नहीं देते हैं, हम देते हैं, किसको वोट देते हैं, जो इनके प्रतिनिधि होते हैं उनको वोट देते हैं। फिर ये प्रतिनिधि जाके क्या करते हैं, फिर ये प्रतिनिधि अपना एक जो है नेता चुनते हैं, और वही नेता जाकर क्या बनता है, वही नेता जाकर हमारा प्यारा प्रधानमंत्री बनता है, यही ना। ध्यान से समझिएगा, मैं और दूसरी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि निर्वाचन की वह पद्धति होती है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें प्रत्याशी का चुनाव सीधे मतदाता द्वारा नहीं किया जाता। मतदाता कौन, आप और मैं, सीधे मतदाता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि मतदाता उन लोगों का चुनाव कहते हैं जो अंततः उन पदों के लिए जो प्रत्याशी हैं उनको चुनते हैं। यही मैं आपको समझा रही थी कि आप जो है सीधे, आपका जो मतदाता है, ये आपका मतदाता है, ये मतदाता है, ये मतदाता है, और भी ऐसे कई सारे मतदाता होते हैं, आप और हम होते हैं, ठीक है। तो हम जो है चुनाव, जो अपने प्रत्याशी हैं, जो हमारा अल्टीमेट जो प्रत्याशी होता है, लास्ट में हमारा जो प्रत्याशी होता है, जैसे पीएम मोदी साहब हैं, तो हम इनको सीधे वोट नहीं देते हैं कभी भी। आप ध्यान से देखिएगा, हम इनको वोट नहीं देते हैं। हम किसको देते हैं, जो हमारे क्षेत्र का, जो हमारे क्षेत्र में एक व्यक्ति जो हमारा खड़ा होता है, वो भी भाजपा से ही होता है, भारतीय जनता पार्टी से ही होता है, और हम उसी को वोट देते हैं। किसको देते हैं, इस वोट को देते, इसको, इस पर्सन को वोट देते हैं। फिर यही पर्सन जाकर, ऐसे हमने कई सारे पर्सन जोड़े, मान के चलिए मैं ललितपुर से हूँ, तो हमने जो मैंने वोट दिया वो ललितपुर के प्रत्याशी को दिया होगा। आप मानकर चलिए कि आप झांसी के हैं, तो आप झांसी में जो आपका प्रत्याशी होगा उसको वोट देंगे। मान के चलिए कि आप यहाँ से महोबा से हैं, महोबा वाले व्यक्ति को वोट देंगे। फिर आप मान के चलिए जालौन के हैं, आपने जालौन को दी, जालौन वाले में जो व्यक्ति है उसको वोट दिया। ये सभी बीजेपी की हैं, ठीक है, ठीक। अब ये जो है मिलकर, ये बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, बहुत सारे लोग, इन्होंने अपना अपना एक एक प्रतिनिधि चुन लिया, ये इस तरीके से चुन लिया। अब ये जो प्रतिनिधि हैं आपके, ये जाकर अपना एक नेता चुन लेते हैं, ठीक है, अपनी पार्टी का, क्योंकि ये एक ही पार्टी के हैं। अब ये जाकर जब अपना बहुमत साबित करने के लिए अपना जो है एक नेता चुन लेते हैं, फिर यही नेता आपका क्या बन जाता है, जो पद आपका रहता है वो पद पर बन जाता है, ठीक है। तो यही होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। हमने चुना इनको, लेकिन हमने क्या, आपने और हमने इनको वोट दिया नहीं दिया, हमने किसको वोट दिया, हमने इनको वोट दिया है, हमने इनको वोट दिया है, ठीक। ये होता है आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, यहीं पर समझा देती हूँ, आगे तो आपको पढ़ना ही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन जिसमें मतदाता आप और हम जो हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, आप और हम तो जनता बहुत सारी होती है, वो सीधे के सीधे आपका जो प्रतिनिधि होता है उसको वोट देते हैं। जैसे मैं समझाती हूँ, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आपके जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको आप वोट देते हैं, तो कैसे देते हैं, आप कहेंगे कि हम सीधे जाते हैं और हमारे ग्राम प्रधान का जो चिन्ह होता है, मान के चलिए ग्राम प्रधान का चिन्ह है हसिया, क्या है, हसिया, ठीक है, सीधी भाषा में समझिए आप लोग, हसिया, ठीक। तो आप सीधा क्या करते हैं, इनके हसिया पर वोट दे देते हैं, है ना। तो क्या हो जाता है, ये हमारा सीधा क्या बन जाता है, गाँव का वो बन जाता है, क्या कहते हैं उसको, ग्राम प्रधान बन जाता है। तो हमने इसको तो सीधे वोट दिए ना। ध्यान से देखिए और अब सोचिए, इस चीज़ को एनालाइज करिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम इसको सीधे वोट देते हैं, हम किसी और को वोट नहीं देते, फिर कोई और उनको नहीं चुनता है ना। तो यही होता है आपका। अब नगर पालिका में ये सिनेरियो चेंज हो जाता है। नगर पालिका में आपका प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो बाद की बात है, वो मैं समझाऊंगी आपको, बस आपको यहाँ पर यही समझना था, ठीक। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपको समझ में आ गया। तो भारतीय संविधान सभा में भी यही हुआ था कि जो आपके प्रतिनिधि थे, जो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जा रहा था, उस एक प्रतिनिधि को हम चुन रहे थे, किसको, हम जनता चुन रही थी। फिर वो प्रतिनिधि जाके क्या चुन रहे थे, संविधान सभा के लिए सदस्य चुन रहे थे। तो यही बात हुआ यहाँ पर कि आपकी संविधान सभा एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। किसका, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब बात ये आती है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सो आपको याद रखना है, संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए थे वो जुलाई अगस्त के टाइम, जो
अभी चल रहा है उसी टाइम आपके संपन्न हुए थे, 1946 में हुए थे। कब हुए थे? 1946 में आपके चुनाव संपन्न हो गए थे संविधान सभा के लिए। बात ये आती है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा जो है इसका चुनाव संपन्न हो गया। अब जब चुनाव संपन्न हो जाता तो पहली बैठक होती है ना, पहली बैठक। तो पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक इनकी हुई थी 9 दिसंबर को। कब? 9 दिसंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1946 में ही इनकी पहली बैठक हुई। चुनाव कब संपन्न हुए? जुलाई अगस्त 1946। फिर इनकी पहली बैठक कब हो गई? 9 दिसंबर 1946 को हो गई। इस बैठक में कुल कितने लोग उपस्थित हुए थे, जो कि पहली बैठक थी? तो आपका आंसर होगा मैम 207 सदस्य हमारे उपस्थित थे इस पहली बैठक में। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी जो पहली बैठक हुई थी इसमें एक जो है स्थायी सदस्य नहीं था। देखिए, कोई काम जब पहली पहली बार होता है तो उसको करने में हमें टफ लगता है ना टफ। तो उस टाइम हमारी व्यवस्था नहीं होती है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि पहली बैठक एक अस्थायी सदस्य ने की थी। किसने की थी पहली बैठक की अध्यक्षता? एक अस्थायी सदस्य ने की थी। एक अध्यक्ष तो चाहिए था ना जो अध्यक्षता करे हमारा, कोई ना कोई तो अध्यक्ष चाहिए ही पड़ता है हम लोग को। जैसे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पढ़े इतने सारे लोगों को, ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ कि कोई ना कोई अध्यक्ष चाहिए था। तो इस टाइम एक अस्थायी सदस्य चुना गया था, जो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक, याद रखिएगा, सिन्हा जी थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। पूछा जाता है आपसे कि पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 को। कब? यहाँ पर मैंने 9 दिसंबर की बात की है ना, 9 दिसंबर। इसके 2 दिन बाद, कब? 2 दिन बाद क्या हुआ? 11 दिसंबर आ गई है ना, 11 दिसंबर आ गई। 11 दिसंबर जब आपकी आ गई, कौन सी? 1946 की ही बात हो रही है। ठीक है, 1946 46। तो आपका जब 11 दिसंबर 1946 आ गया तो इस टाइम आपके संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध का मतलब है जिस पर कोई भी मतलब इनके उसमें खड़ा नहीं हुआ, निर्विरोध इनको सीधा जिता दिया गया कि हाँ तुम भाई इस संविधान सभा की अध्यक्षता करोगे। इसमें किसी को चुना नहीं गया, निर्विरोध इनको जो है संविधान सभा का स्थायी सदस्य बना दिया गया था। किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य बना दिया गया था। तो यही पूछा जाता है आपसे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे हमारे स्थायी अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जनरल सी भाषा में पॉलिटी को समझाया जाए, बिकॉज बहुत सारे लोगों की पॉलिटी बहुत कमज़ोर होती है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं महसूस करने दूंगी मैं। एक एक अनुच्छेद, एक एक डेट, एक एक चीज़ आपको मैं खुद याद करवाऊंगी। आपको बिल्कुल याद करना ही नहीं है, मैं खुद याद करवाऊंगी। बस आप सेशन को देखेंगे तो ये हो पाएगा, अदरवाइज जैसे चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब हम मूव करते हैं आगे यहाँ पर आपको ये जानना है कि जो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को टाइम लगा। आपके संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया था। आंसर आपका क्या होना चाहिए? संविधान सभा। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा में आपके सदस्य थे, कई सारे सदस्य थे, उनने मिलकर आपके संविधान का निर्माण किया था। तो संविधान को निर्माण करने में कुछ टाइम लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान सभा को संविधान को निर्माण करने में। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब इसमें आपके को अधिवेशन भी हुए थे इतने दिन तक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक तो आपकी संविधान सभा ने आपके संविधान को निर्माण किया, तो अधिवेशन भी हुए होंगे। ठीक, अधिवेशन कुल कितने अधिवेशन हुए ये पूछा जाता है, तो कुल अधिवेशन आपको याद रखना है। कुल अधिवेशन जो हुए हैं वो 11 हुए हैं। कितने? 11 हुए हैं। 11 अधिवेशन हुए हैं जिनकी कुल अवधि देखी जाए तो 165 डेज थी। कितनी? 165 डेज थी। 11 अधिवेशनों का समय यहाँ पर बता रही हूँ आपको। ठीक है, कितनी थी? 165 डेज थी। जब 11वें अधिवेशन का अंतिम दिन था, कौन सा जो अंतिम दिन था, सॉरी यहाँ पर एरो बनाना चाहिए था, 11वें अधिवेशन का ध्यान से सुनिए स्टोरी। ठीक है, अधिवेशन का अंतिम दिन 11वें अधिवेशन का अंतिम दिन जब था तो वो कौन सी डेट थी? 11वें अधिवेशन की अंतिम दिन की डेट थी 26 नवंबर 1949। कौन सी थी? 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो अंतिम दिन आपका ये था आपकी संविधान सभा की अधिवेशन का।
इसी अंतिम दिन, ध्यान से सुनिए, इसी अंतिम दिन में संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो संविधान को अंगीकृत जो किया गया था वो इसी दिन किया गया था, संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत। ये बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर पैट एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, ये पूछा जाता है। ठीक, इस डेट को याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी आगे। यहाँ पर आपकी वही सब स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग और लिख लीजिएगा। ठीक, अगर हम बात करें संविधान के निर्माण में BN राव सर का योगदान, तो BN राव सर को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ये पूछा जाता है कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा एक संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। देन आंसर विल बी वेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम क्या कहते हैं, VN राव सर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जब आप भारतीय संविधान के टाइम की बात करते हैं कि जब हमारा संविधान निर्मित हो रहा था, तो संविधान सभा में कई सारे सदस्य थे, आपको भी समझाई हूँ, जिनके द्वारा हमारा संविधान निर्माण किया गया। संविधान सभा में अगर महिलाएं देखी जाए, महिलाएं अगर देखी जाए तो कुल 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15 वीमेंस थी। इन 15 महिलाओं में से कुछ मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण है, बाकी सारी याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिएगा, सबसे पहला आपको याद रखना है, संविधान सभा में आपकी प्यारी सरोजनी नायडू जी। कौन? सरोजनी नायडू जी। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि 15 महिलाएं अगर आप नंबर याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जी, दूसरा याद रख लीजिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो विजय लक्ष्मी पंडित मैम थी। एंड तीसरा याद रख लीजिएगा, बस 5 याद आपको रखना है, मैं बता देती हूँ। एक हंसा मेहता, कौन थी? हंसा मेहता थी। और एक और मैं राजकुमारी अमृत कौर, कौन सी? राजकुमारी अमृत कौर थी, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, अमृत कौर। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लोगों को याद रखना है, 5 भी जो थी, वैसे तो 15 थी लेकिन मैं 5 बता रही हूँ जो महत्वपूर्ण है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित, लिख लीजिएगा, डॉक्टर, मैं बता चुकी हूँ ये, सॉरी, आई एम सो सॉरी। इनकी जगह आप सचेता कृपलानी लिख लीजिएगा, सचेता कृपलानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 5 विमेंस को आपको याद रखना है। देखिए, अब आपकी याद रखना है अंतरिम सरकार के बारे में। अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ये पूछा जाता है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो सितंबर 1946 याद रखना है आपको कि सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसमें देखिए मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था, हालांकि इनको शामिल होने के लिए रखा गया था उपाय, ऑप्शन रखा गया था, लेकिन ये खुद से शामिल नहीं हुए थे मुस्लिम लीग। ठीक है, अब भैया नहीं होना है शामिल तो ज़बरदस्ती थोड़ी है, मत हो शामिल, तो ये शामिल नहीं हुए थे, अपनी इच्छा से नहीं हुए थे। मूव करते हैं आगे। आगे आपका है संविधान के स्रोत। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मैम ने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं खुद लिखवाऊंगी। ये भी एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको याद करने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो इसके लिए मैं आपको जिस तरीके से एक चार्ट बनवा रही हूँ वही चार्ट आपको बनाना है। ठीक है, हालांकि मैंने नीचे लिखा हुआ है सारी चीज़ें, देखिए यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, आपको मैं ये बाद में बताऊँगी। अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं आपकी चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए, 1 ब्रिटेन के संविधान, 2 अमेरिका का संविधान, 3 आयरलैंड का संविधान। ठीक है, फिर उसके बाद 4 कनाडा का संविधान, 5 ऑस्ट्रेलिया का संविधान, एंड आगे देखिए 5 के बाद 6 जर्मनी का संविधान, 7 जापान का संविधान, 8 दक्षिण अफ्रीका का संविधान, एंड 9 आपकी सोवियत संघ का संविधान। यानी कि यहाँ पर आपने जो संविधान है, आपके संविधान में कुछ चीज़ें जो हैं आपकी कहाँ से ली गई हैं, दूसरे आपकी कंट्री से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? दूसरी कंट्री से ली गई हैं। इन्हें ही संविधान के स्रोत कहा गया, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें जो अच्छी थी वो दूसरी कंट्री से अडॉप्ट की थी। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। कई लोगों ने इस चीज़ का उस टाइम क्रिटिसिज्म किया था कि यहाँ पर तो इन्होंने सारा का सारा कॉपी किया है। अगर कोई चीज़ अच्छी है, अगर हम उसको कॉपी कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं जो चीज़ आपको सिखाती हूँ कि बेटा ऐसे लिखना है इस चीज़ को आप इस तरीके से लिखिए, तो इसमें अगर आपने यहाँ पर कॉपी कर लिया और अपने जीवन में इस चीज़ को उतार लिया
कि आगे हम कभी भी कुछ भी बनाएंगे नोट्स वगैरह तो मैम ने जिस तरीके से सिखाए थे मैं उसी तरीके से बनाऊंगा। तो इसमें क्या बुराई है, ये तो आपने अच्छी चीज़ की कि आपने जो सीखा आपको अच्छा लगा, आपने उसको अडॉप्ट किया, है ना। अब मैं आपको समझाती हूँ संविधान के स्रोत में आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बीच में आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक। बीच वाला सर्कल आप छोटा बना लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, छोटा ही बनाइए बीच वाला। यहाँ पर लिखिएगा संविधान, एक मिनट में पेन का जो है स्ट्रोक पतला कर लूँ थोड़ा सा, संविधान का स्रोत, ठीक है। आपने लिख लिया संविधान का स्रोत। अब आपको इस तरीके से यहाँ पर देखिए, आपकी कॉपी जो होगी ना वो जितनी भी कॉपी हो तो कॉपी इस तरीके से होती है आपकी, है ना, इस तरीके से आपकी कॉपी होगी। तो ये वाला पेज होगा, ये वाला पेज होगा। आप कोशिश ये करिए कि इस वाले पेज में आप जो है इस वाले पेज में, इस वाले पेज में कुछ और मत लिखिए, सिर्फ यही चार्ट बनाइएगा जो मैं आपको बनवा रही हूँ। नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा ना, मैसअप हो जाएगा और आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो आप मान के चलिए इस पेज पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर बीच में सर्कल बनाइए। फिर बीच में सर्कल बनाने के बाद जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे करिए। अब आपको यहाँ पर 9 सर्कल बनाने हैं। 9 सर्कल आपके बड़े साइज़ के होंगे, पहले से मैं बता देती हूँ, हल्का सा बड़े साइज़ के ही रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां तो मेरा यहाँ पर मैं बना देती हूँ। आपको साफ साफ बनाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको 9 सर्कल बना लेने हैं। इक्वल साइज़ के बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा जो है उस ऊपर मत जाइए। बस आप थीम को सोचिए कि थीम क्या मैं बता रही हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है कि हमने किस संविधान से क्या लिया है। आपको अलग अलग कंट्री का लिखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस सर्कल में अमेरिका का लिख रही हूँ कि हमने अमेरिका से के संविधान से क्या लिखा है, तो ये जो आपकी लाइन एरो गया है ना, इस पर अमेरिका लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे करके आपको अमेरिका यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, अमेरिका। इस वाले सर्कल में आपको क्या लिखना है, मान के चलिए कि हमने ब्रिटेन से लिया है तो इस वाले सर्कल में हम ब्रिटेन लिख देंगे यहाँ पर। और ब्रिटेन वाले गोले में हमने जितनी भी चीज़ें ब्रिटेन से ली हैं तो हम इस गोले में लिखेंगे, है ना। इससे हम क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, आपको मन में आ रहा होगा, मैं समझाती हूँ। ऐसा करने से ये होगा कि जो संविधान के स्रोत आपको टफ लगते थे ना वो एक जगह आपके कलेक्ट होंगे। अब आपको इनको पढ़ने में आसानी होगी, बार बार रिवीजन कर पाएंगे और मैं इसी से बार बार आपको रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट सर्कल है, नेक्स्ट सर्कल में आपको लिखना है अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड लिख लीजिए, क्या, आयरलैंड लिख लीजिए, ठीक है, लिखिएगा। आयरलैंड के बाद आपको फिर लिखना है कनाडा, यहाँ पर आप कनाडा लिख लीजिए। कनाडा के बाद जो नेक्स्ट सर्कल है उसमें आप लोग लिख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो आपका सर्कल है उसमें आप लोगों को क्या लिखना है, जर्मनी, ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है, जर्मनी। फिर जर्मनी के बाद आपको क्या लिखना है, जापान, तो यहाँ पर आप लोग जापान लिख लीजिएगा। फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है, एक मिनट, दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ पर आप लोग दक्षिण अफ्रीका लिख लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका के बाद आपको जो लास्ट सर्कल है इसमें लिखना है सोवियत संघ, क्या लिखना है, सोवियत संघ लिख लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना था। अब इन सर्कल में आपको मैं बारी बारी से बताती हूँ। अमेरिका का जो है, अमेरिका वाले सर्कल में आपको क्या लिखना है। देखिए, जब हम बात करते हैं अमेरिका की तो अमेरिका के सर्कल में छोटी छोटी लाइन में, छोटे छोटे अक्षरों में आपको लिखना है। ज़्यादा बड़ा अक्षर मत रखिएगा, नहीं तो बन नहीं पाएगा आपके सर्कल में। इसीलिए मैंने कहा था सर्कल को थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। तो पहले सर्कल में आपको अमेरिका लिखा है तो अमेरिका में लिखिएगा आप लोग कि अमेरिका से हमने क्या लिया है। अमेरिका से हमने लिया है उद्देशिका का विचार। किसका, उद्देशिका का विचार जो है आपका, उद्देशिका का विचार हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है अमेरिका से। आगे आप पढ़ेंगे उद्देशिका क्या है, किसने इसको प्रस्तुत किया, कब किया, क्या इसके जो है शुरुआत इसकी किस तरीके से होती है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हमने उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया है, हमने अमेरिका से लिया है। उसके बाद आपको दिखना है न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे आप क्या कहते हैं, ज्यूडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो मैं यहाँ पर JR लिख देती हूँ, ज्यूडिशियल रिव्यू। क्या होता है ज्यूडिशियल रिव्यू, ज्यूडिशियल रिव्यू वो होता है जिसमें न्यायपालिका, जो आपकी न्यायपालिका है ना, वो आपकी विधायी गतिविधियों की जांच करती है। किसकी, विधायी गतिविधियों की। विधायी गतिविधियां कौन सी होती हैं, जो आपके गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं। विधायी और कार्यकारी गतिविधियों की जांच की जाती है आपकी किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा।
देखिए मैं आपको समझाती हूँ। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपकी कोर्ट आदेश देती है गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को आदेश देती है, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट को आदेश देती है कि आपको ऐसा करना ही होगा। जब किसी के नहीं कहना चाहिए यहाँ पर, जनता के, जब जनता के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर आपका जो न्यायपालिका है वो आदेश देती है। किसको आदेश देती है? इनके कार्यों को आदेश देती है, इनको गवर्नमेंट को जो है आदेश देती है और इनकी गतिविधियों की जांच करती है। तो इनकी गतिविधियों की जांच करना ही क्या कहलाता है? ज्यूडिशियल रिव्यू कहलाता है। किसकी गतिविधियों की जांच करना? आपकी जो विधायी गतिविधियां होती हैं उन विधायी गतिविधियों की जांच करना न्यायपालिका द्वारा क्या कहलाता है? ज्यूडिशियल रिव्यू कहलाता है। ठीक, आपको समझ में आ गया। और खासकर न्यायपालिका तभी दखल अंदाजी देती है जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। ठीक, सो यहाँ पर आपको ज्यूडिशियल रिव्यू लिख लेना है, जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में भी आप लोग लिख लीजिएगा, बट यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ कम से कम शब्दों में यहाँ पर इस सर्कल में बन जानी चाहिए चीज़ें। तो आप न्यायिक पुनरावलोकन लिख लीजिएगा। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आप सभी को पता है कि न्यायपालिका आपकी स्वतंत्र है, इस पर किसी का जो है कोई बस नहीं है, इस पर इसका सब कुछ स्वतंत्र होता है। आपकी न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। इनके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ना तो आपकी इंडियन गवर्नमेंट और ना ही आपकी जो है स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी इनके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल स्वतंत्र है, इनका सब कुछ अलग होता है, इनकी छुट्टियां भी अलग होती हैं, इनका कैलेंडर वगैरह सब कुछ अलग होता है। ये आपकी गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलती हैं। और अगर हमारी न्यायपालिका गवर्नमेंट के हिसाब से चलने लगी तब तो फिर देश का ढिंढोरा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपको लिखना है मूल अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूल अधिकार जिन्हें आप फंडामेंटल राइट कहते हैं, जिनके लिए हमारी जो न्यायपालिका है बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, क्या इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल हैं, सब आप सीखेंगे। पेशेंस रखिएगा, अभी आप धीरे धीरे सीखिए, बस धीरे धीरे सोचिए अब। फिर हमने उपराष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति जी आपके होते हैं, उपराष्ट्रपति जी का पद हमने कहाँ से लिया है? हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग, जिसे आप डिस्पैचमेंट कहते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, डिस्पैचमेंट नहीं इम्पैचमेंट कहते हैं उसको। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मेरे से गलती से हो गया। तो यहाँ लिख लीजिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ओवरव्यू बता देती हूँ कि क्या होता है आपका महाभियोग। जब किसी बड़े अधिकारी या प्रशासक पर विधानमंडल के समक्ष आरोप या दोषारोपण होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी बड़े अधिकारी पर आरोप प्रत्यारोप होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट कहते हैं। और आपको आगे लिखना है, इस तरीके से पॉइंट में मत लिखिएगा, कॉमा लगा कर लिखिएगा इसी सर्कल में। ठीक है, नहीं तो बन नहीं पाएंगी इतनी चीज़ें, वो तो मैं यहाँ पर स्पेस की वजह से ऐसे लिख रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट आपको लिखना है कि जो आपके उच्चतम न्यायालय हैं और उच्च न्यायालय हैं, इनके न्यायाधीशों को हटाए जाने के बारे में जो उपबंध हैं उसको भी हमने ग्रहण किया है। कहाँ से? अमेरिका से। लिख लीजिएगा हाई कोर्ट एंड आप सुप्रीम कोर्ट, HC और SC, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दोनों की बात की जा रही है कि न्यायाधीशों को, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध हमने कहाँ से लिए हैं? इनको हटाए जाने के उपबंध हमने USA से लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन वाले सर्कल में लिखिएगा, कॉमा कर के लिखना है। ठीक है, ध्यान से समझिए। हमने ब्रिटेन से जो लिया है उसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो आता है कि संसदीय प्रणाली, भारतीय संसदीय पद्धति कहाँ से ली गई है? ये हमने ब्रिटेन से ली है। तो ब्रिटेन के सर्कल में लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा, इसमें इस तरीके से लिखते जाइएगा। ठीक है, संसदीय शासन पद्धति। ठीक, और हमने क्या लिया है यहाँ से? हमने मंत्रिमंडलीय प्रणाली यहीं से ली है। क्या है आपकी मंत्रिमंडलीय प्रणाली? आगे आप समझेंगे। अभी आप बस यहाँ पर एक कहेंगे ना कि आप अपना खाका तैयार कर रहे हैं कि क्या क्या है, क्या चीज़ है। मंत्रिमंडलीय, ठीक है, मंडलीय पद्धति, प्रणाली या पद्धति जो भी कह सकते हैं, प्रणाली। ओके, एकल नागरिकता, आपके भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, एक ही नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता क्या होती है ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। एकल नागरिकता, ठीक, एकल नागरिकता का मतलब है ऑल ओवर इंडिया में आपकी एक ही नागरिकता रहेगी। ठीक है, जबकि अन्य कंट्रियों में कहीं कहीं पर आपको दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। ठीक,
कि आपके स्टेट के अंदर, आप जिस स्टेट में रहेंगे वहाँ पर आपकी अलग नागरिकता होगी। भारत में ऐसा नहीं है, आप किसी भी स्टेट के हों, आप चाहे तेलंगाना के हों, चाहे आप उत्तर प्रदेश के, चाहे मध्य प्रदेश के, किसी भी स्टेट के हों, आपकी नागरिकता एकल रहेगी, ठीक है, चाहे किसी भी कोने में चले जाएँ आप, ठीक। तो यहाँ पर आपको एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया है हमने ब्रिटेन से लिया, बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से तो हमने लिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिया है हमने, यहाँ से लिया है डीपीएसपी। डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा डीपीएसपी। क्या होता है डीपीएसपी, आगे तो आप सीखेंगे, यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ। डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक, अलग से कहीं पर लिख लीजिएगा। अगर वहाँ पर तो आपको नहीं लिखना है, देखो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, सर्कल भर जाएगा नहीं तो आपका। डीपीएसपी, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें आप हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। तो हमने डीपीएसपी आयरलैंड से लिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमने कहाँ से ली है, तो राष्ट्रपति की, यहाँ पे लिखिएगा आगे, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली है, ये हमने ली है आयरलैंड से ली है, ठीक है। और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन जो होता है वो भी हमने यहीं से लिया है, आयरलैंड से। हम बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा में लिखिएगा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ, जो आपका सशक्त केंद्र, यहाँ पर आपकी सेंट्रल क्या है, आपकी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग होती, वो आपका केंद्र क्या है, आपका सशक्त केंद्र होगा। तो ये हमने कहाँ से लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है, ठीक है। और केंद्र द्वारा राज्यपालों को नियुक्त किया जाना, आपके राज्यपाल साहब की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आगे आपको पढ़ाऊंगी मैं राज्यपाल जी के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो ये प्रावधान हमने कनाडा से लिया है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं कनाडा में एक चीज़ और लिखिएगा जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संसद के दोनों सदनों की, दोनों सदन कौन से, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, जो कि अनुच्छेद 108 के अनुसार होती है, किसके अनुसार, अनुच्छेद 108 के अनुसार जो होती है, इसका प्रावधान भी हमने कनाडा से लिया है। तो कनाडा वाले सर्कल में लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका का विचार हमने अमेरिका से लिया था, लेकिन उद्देशिका की जो लैंग्वेज है, क्या, उद्देशिका की लैंग्वेज हमने कनाडा से ली है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, लिख लीजिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है समवर्ती सूची, क्या ली है, समवर्ती सूची ली है, ठीक है। समवर्ती सूची क्या होता है, समवर्ती सूची आपकी जो 7वीं अनुसूची है उसको 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में आपके कुछ विषय दिए गए हैं, कितने हैं क्या है मैं बताऊंगी आपको। तो आपकी जो संघ सूची है, संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन विषयों पर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो है नियम कानून बना सकती है। राज्य सूची यानी कि आपकी राज्य सरकार, जैसे हमारी राज्य सरकार जो भी होगी वो राज्य सरकार हमारी उस पर कानून बनाएगी। समवर्ती सूची ऐसी सूची जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही नियम कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, कृषि, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी समवर्ती सूची में आएंगी, ठीक है। तो इन पर कौन कानून बना सकता है, इन पर हमारा कानून बना सकता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही, ठीक। देखिए इस चीज़ को फिर से सुनिएगा, जो मैंने आपको बताया ना, कृषि आपकी राज्य सूची में आता है, जबकि शिक्षा जो है आपकी किस सूची में आता है, शिक्षा हुआ, वन हुआ, ये जो विवाह विच्छेद जैसे तलाक आप लोग कहते हैं ना, और किसी को गोद लेना, ये सभी समवर्ती सूची में आता है। आप आगे पढ़ेंगे तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं। जबकि कृषि जो है आपका किसका विषय है, स्टेट का विषय है। तो स्टेट का विषय अगर कृषि है तो इस पर, कृषि पर कौन कानून बना सकता है, कृषि पर केवल और केवल कानून बना सकती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट होगी वो इस पर कानून बनाएगी।
ठीक, शिक्षा एक ऐसा विषय है, गोद लेना, विवाह विच्छेद, ये सभी ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार भी और साथ ही साथ आपकी राज्य सरकार, ये दोनों ही कानून बना सकती है। आई होप आप समवर्ती सूची को समझ गए होंगे। तो समवर्ती सूची की जो है हमने कहाँ से ली है, हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी से हमने लिया आपातकालीन उपबंध, जो इमरजेंसी होती है, जैसे आप इमरजेंसी कहते हैं ना, कई आपकी जो आपने देखा होगा कि इमरजेंसी लगाई जाती है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं आप आगे पढ़ेंगे कि इमरजेंसी आपका कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपातकालीन जो प्रबंध है, हमने आपातकालीन प्रबंध हमने कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। आपातकाल में आपके 3 तरीके के आपात लगाए जाते हैं, जिसमें आपका एक वित्तीय आपात भी होता है। क्या होता है, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात हमने यहाँ से नहीं लिया है, तो वित्तीय आपात को छोड़कर लिख लीजिएगा, वित्तीय आपात को छोड़कर बाकी का जो हमने लिया है वो यहीं से लिया है। ठीक, अब हम बात करते हैं जापान की। तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली है, जापान से ली है। हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन की व्यवस्था ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया है। हम संविधान में जो संशोधन करते हैं उसी की बात की जा रही है कि अगर हमें नया कोई आर्टिकल जोड़ना है, नया कोई प्रावधान करना है, तो हम भारतीय संविधान में संशोधन कर देते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन करने के बाद हम वो चीज़ जोड़ देते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया है, हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अब बचता है आपका सोवियत संघ। तो सोवियत संघ से हमने क्या लिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोवियत संघ से लिया हमने अपनी जो है मूल कर्तव्य, जिन्हें आप कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। मूल कर्तव्य हमने लिए हैं कहाँ से, हमने सोवियत संघ से लिए हैं। और प्रस्तावना में, इसी में लिखना है, प्रस्तावना में जो न्याय हैं वो कौन कौन से न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, लिख लीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इनके आदर्शों को भी हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है आपकी सोवियत संघ से। तो सोवियत संघ में लिखना है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये हुआ आपका संविधान का स्रोत। आगे देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सारी चीज़ें। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि हमने जो मैक्सिमम चीज़ें हैं कहाँ से लिए हैं, 1935 से लिए हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में अधिकांश भाग हमने किस अधिनियम से लिया है, 1935 से लिया है। ठीक है, बाकी फिर मैंने वही चीज़ें लिखी हैं जो आपको सर्कल में लिखवाई हैं अभी अभी। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, संसदीय शासन पद्धति, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली। अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट एंड उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध। आगे है आयरलैंड के सिद्धांत। 1 मिनट, कभी कभी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं पानी पीना भूल जाती हूँ, फिर मुझे याद आता है वो नो पानी पीना था। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है कमेंट बॉक्स में कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है दिल से कि यार मैं चलो कुछ तो कर पा रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। आइए, आयरलैंड के सिद्धांत से हमने क्या लिया है, नीति निर्देशक तत्वों को लिया है, टीपीएसपी को, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये बहुत टफ प्रोसेस है, वो मैं आपको समझा दूंगी आगे। ठीक है, और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्तियों के लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची को लिया है। ठीक, जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, हमने आपातकालीन उपबंध को लिया है और वित्तीय आपातकाल को छोड़कर। ठीक, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की व्यवस्था, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय को लिया है। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो होगा आपका वीडियो, उसमें आपको प्रमुख अनुच्छेद मिलेंगे, इनको कैसे याद रखना है, ये मेरी ड्यूटी है भाई, आपकी ड्यूटी नहीं है। ये सब कौन से संविधान के स्रोत जो हैं आपका कहाँ से लिया गया है, ये मेरी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी नहीं है। आपकी ड्यूटी है कि आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, और जब मैं आपको बताऊं वो चीज़ें, रिवीजन करवाऊं अगले दिन, तो आपके पास वो नोट्स खुल जाना चाहिए, और आपको जिस तरीके से मैं रिवीजन करवाऊं वो रिवीजन आपको करना होगा। ठीक है, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है इतना करने का। ठीक, होप आप इस चीज़ को समझेंगे एंड सपोर्ट करेंगे नैनश्री मैम को अपनी। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो को शेयर कर दिया करें।